चलिए, कोई बात नहीं। आइए जैन भाई, आज क्लास शुरू करते हैं। हम लोग फिजिक्स आज स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के लिए। आज की क्लास जो रहेगी फिजिक्स में, वो बेसिक्स मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को हमें क्यों पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, फिजिक्स के अंदर है क्या-क्या, वो चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है? बाबू थोड़ा-सा इधर हो जाओ। बस, हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। क्या पढ़ने वाले ध्रुव भाई? फिजिक्स। तो अभी तक तो फिजिक्स हम बढ़िया से रट्टा मारते हैं, नाम सुनते हैं फिजिक्स, फिजिक्स, फिजिक्स। सबसे पहला पॉइंट तो यही होता है कि व्हाट इज फिजिक्स है क्या? तो पहला प्रश्न होता है, कल केमिस्ट्री में पढ़ा था आप लोगों ने, वैसा ही व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स है क्या, हमें क्यों पढ़ना चाहिए? तो कौन बच्चा बताएगा कि फिजिक्स क्या है? अगर आप बताना चाहते हैं तो कहता है फिजिक्स जो हमारे पास है, वो कोई भी जब नॉलेज होता है ना, किसी नॉलेज को अगर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बेस तैयार किया जाए, ऐसा नहीं हवा हवाई वाला नहीं। कहानियां सुन ली आपने, महाभारत में इतने लोगों ने इतने लोगों को मारा, ये कहानी है क्या? अब जैसे महाभारत में लिखा है, अर्जुन के पास में 16,000 हाथियों की ताकत थी। हम लोग इस चीज को ट्रस्ट करते हैं, मानते हैं। लिखा है, फैक्ट, मैथोलॉजी है ये। तो जब आगे पढ़ेंगे तो मैथोलॉजी बोला जाता है, मैथोलॉजी हो गई। तो क्या मैथोलॉजी हमको फिजिक्स भी मैथोलॉजी सिखाती है? नो। फिजिक्स में जो कुछ पढ़ेंगे तो पहले से हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। किसी ने कुछ बोला, तब उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो बात बोली गई है, क्या वो फैक्ट है? तो अगर वो फैक्ट होगी, सही होगी, बढ़िया होगी, तब उसको लिखा जाएगा। क्या है कि उसको हम सही से लिखने का जो नॉलेज, किसी एक नॉलेज को, इसके अंदर केवल एक काम होता है, तो नॉलेज होता है, उस नॉलेज को सही से सिंथेसाइज करना होता है ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर। तो ऑब्जर्वेशन क्या करना है, क्या वो चीज आ रही कि नहीं आ रही है, तब जाकर वो जो नॉलेज बनता है उसको के अंतर्गत पढ़ते हैं। समझ गए? किसी भी चीज को फिजिक्स में तभी पढ़ते हैं जब वो पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट के हिसाब से गुजर चुकी हो। अगर उस पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है तो फिजिक्स के अंतर्गत वो नहीं आती है। विदाउट एक्सपेरिमेंट फिजिक्स किसी भी चीज को नहीं रखती। अब बात आते हैं कि फिजिक्स का मतलब क्या है। फिजिक्स का मतलब ही है भाई, सभी लोगों को हमने पढ़ाया होगा, अगर नहीं पढ़ाया तो जान लीजिए। फिजिक्स एक वर्ड है, इसका नाम है, फिजिक्स से पहले अगर हम आ जाए साइंस वर्ड की जानते हैं, साइंस। तो साइंस वर्ड जानते हो, इसका मतलब जानते हो, पहले बताओ फिजिक्स कहाँ आता है, साइंस में आता है? साइंस का मतलब ही क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस? तो साइंस वर्ड एक सेंटिया नाम का वर्ड है। वर्ड का नाम क्या है? सेंटिया। क्या है? सेंटिया एक वर्ड है। इस सेंटिया वर्ड से साइन आया है। सर जी, अगर ये सेंटिया एक वर्ड है, इस वर्ड का कोई मतलब होगा? तो कह जो सेंटिया है, ये लैटिन लैंग्वेज है, और इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है टू नो। टू नो मतलब किसी चीज को जानना, किसी चीज को समझना ही साइंस है। उसी को सेंटिया बोलते हैं, उसी को साइंस बोलते हैं। ये एक हमारे पास कहाँ का लैटिन वर्ड है। और अगर उस नॉलेज को जान जाए, समझ जाए, एक्सपेरिमेंट के व्याप पर हम लोग कर ले जाएं, तो जहां रख दिया जाता है उसको बोलते हैं फिजिक्स। बात समझ गए? कुछ क्लियर हुआ तुम्हारे पास में? तो साइंस के अंदर बहुत सारी ब्रांचें आती हैं। जब साइंस पढ़ोगे तो अब आपको, जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ साइंस साइड लेकर बैठ गए, साइंस और ले लिया मैंने। क्यों ले लिया? मैं तो अच्छी लगती है, ऐसे करके मुझे जेई करना है, मुझे ये करना है, मुझे फलाना करना है, ढिकाना करना है। हम पूछ लेते हैं, भैया ये बताओ साइंस में क्या क्या होता है? फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायो होता है, बस। मेरे हिसाब से इतना ही होता है। साइंस बहुत बड़ी है। साइंस में सबसे पहले अगर इसकी ब्रांच देखी जाए, तुम्हारे पास जो तुम पढ़ रहे हो मिलता है फिजिक्स। एक ये ब्रांच है, छोटा हिस्सा है फिजिक्स। फिर आपको पढ़ने को मिलता है केमिस्ट्री, जो आप पढ़ते हो। एक और मिलता है, इसका नाम क्या है? बायोलॉजी।
बायोलॉजी के अंदर ब्रेक होता है, क्या होता है? ज़ूलॉजी। जानते हैं आप लोग? ज़ूलॉजी क्या हो जाएगा? ज़ू मीन्स क्या होता है? जानवर। इस जानवर में इंसान आता है? हाँ, आता है। तो ज़ूलॉजी में हम लोग एक्चुअल में पढ़ते हैं, जो लोग जीवित होते हैं या जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, लिविंग बीइंग्स के बारे में भी पढ़ना ही क्या है? साइंस है। और उसको क्या बोलते हैं, किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? ज़ूलॉजी को। भाई साइंस का मतलब क्या है? एक आदमी का मन हुआ कि हम केवल एक्सपेरिमेंट करेंगे। कैसे? बाइक कैसे चलता है? तो कहाँ पढ़ेगा जाके? फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा उसको। तो मैकेनिज्म पढ़ना है ना, फिजिक्स पढ़ेगा। एक बंदे का मन है कि नहीं हम ये देखना चाहते हैं, अगर हम कोई भी फ्रूट्स खाते हैं, तो बॉडी में काम कैसे करता है? तो उसको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। एक आदमी का मन है नहीं हम ये जानना चाहते हैं, आदमी जो लिविंग बीइंग्स हैं, उनकी पूरी जो लाइफ़स्टाइल होती है, वो कैसे वैरी करती है, लिविंग बीइंग्स को। तो पढ़ना पड़ेगा उसको कहाँ पर? ज़ूलॉजी को। और किसी को लिविंग बीइंग्स से घृणा है, तो वो पढ़ना चाहता है कि नहीं हम पढ़ना चाहते हैं कि जो नॉन लिविंग है लेकिन उनकी लाइफ़स्टाइल चेंज होती हो, लाइक द प्लांट्स। कहाँ पढ़ेगा वो? बॉटनी में पढ़ेगा। जाएगा उसको बॉटनी पढ़नी पड़ेगी। अब अपना इंटरेस्ट देखना है, मुझे क्या सबसे ज़्यादा पढ़ना है, कहाँ पहुँचना है। और इसके बाद में लोग कहेगा नहीं, नहीं मुझे इस दुनिया से मतलब नहीं है, बाहर ऊपर से दुनिया से मतलब है। हाँ? क्या पढ़ेगा? एस्ट्रोलॉजी पढ़ेगा ना? एस्ट्रोनॉट ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हुँ, एस्ट्रोनॉजी हाँ, एस्ट्रोनॉजी ये एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं ना? नॉनी नॉमी, एस्ट्रोनॉमी पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? एस्ट्रोनॉमी। अभी अमेरिका ने एक मिशन लॉन्च किया होगा, आप लोगों को जानकारी मिली है? क्या मिशन का नाम है? आप लोग पता करके आओगे, अमेरिका ने एक मिशन लॉन्च किया है अभी हाल में ही, नासा ने। वो कौन-सा मिशन लॉन्च किया गया है और वो क्या करेगा? ये पता करके आओगे, बताओगे सब लोग हमको। समझ गए? क्या पता करना है? अमेरिका ने हाल में ही मतलब एस्ट्रोनॉट के लिए या स्पेस के लिए कौन-सा मिशन लॉन्च किया है और वो क्या काम करेगा? ज़रूर, हम आपको बता दें, अमेरिका बहुत सदियों बाद इसने सबसे पहले 16 जहाँ की बात करी जाएगी, चलो हम बता दे रहे हैं, मून ये नहीं पूरा ही बताएंगे, मिशन नहीं। मून पर अमेरिका के यहाँ से मून पर 1869 में आदमी चला गया था। उसका नाम था नील नील आर्मस्ट्रांग। मतलब उसने जाकर वहाँ झंडा फहराया था 1869 में। हम कुछ क्लास 11 है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बढ़िया-बढ़िया पढ़ते रहोगे और सीखते भी रहोगे। यहाँ से माइंड डेवलप करता है। अमेरिका ने यहाँ पर मून में जाकर एक आदमी जिसका नाम नील आर्मस्ट्रांग था, उसने वहाँ झंडा फहराया था। उसके बाद आज तक अमेरिका वहाँ नहीं गया और बहुत सारी दुनिया के दूसरे देश चंद्रमा पे जाके जाने क्या-क्या कर चुके हैं। अमेरिका नहीं गया। एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या अमेरिका सच में गया था कि नहीं गया? क्या अमेरिका की कैपेसिटी है सच में कि नहीं? उसके पहले स्पेस में जाने वाली एक लेडी थी गार्गी, क्या नाम था उसका पूरा नाम? गार्गी करके है, रशिया की थी। तो वो स्पेस में गई थी। अमेरिका को चिढ़ गया, स्पेस में रूस ने कैसे भेज दिया? हम चंद्रमा भेज के दिखाएँगे। चंद्रमा पे जब इसने भेजा, तो उसे जब फ़ोटो खिंचाई गई, तो वहाँ पर उनका जो झंडा था, वो लहरा रहा था, मूव कर रहा था, फ़ोटो में, वीडियो में। तो लोगों ने फिरकी ले ली, भाई वहाँ तो एयर होती नहीं, झंडा लहरा कैसे रहा है? ये बताओ। तो यहाँ पर अमेरिका के अपने पॉइंट्स हैं कि हमने झंडा ऐसा करके रखा था, ये करके रखा था, वो करके रखा और वहाँ छाया बन रही थी बहुत सारी। लोगों ने कहा भैया जब वहाँ पर ना प्रकाश है, ना कुछ है, तो छाया कैसे बन रही है? भाई शैडो कब तैयार हो सकती है? क्लास 11 तो पढ़ के आए हो, लाइट के बिना शैडो तैयार हो सकती है क्या? नहीं तैयार हो सकती है। जब लाइट है ही नहीं तो शैडो कहाँ बनी? लोगों ने फिरकी ले ली उसकी, वो बात अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है, अमेरिका इसके बाद में बहुत सारे मिसाइल्स भेजे लेकिन मून पर नहीं भेजे, मून के चारों तरफ भेजे।
ये पहली बार जो मिशन भेजा जा रहा है, इस मिशन में 4 लोग जाएँगे, मून पर उतरेंगे नहीं, उसके दूर रहकर उसको ऑब्ज़र्व करेंगे। कुछ 10 दिन की यात्रा है मुझे लगता है, लगभग 10 दिन की। आप इसको पढ़ लेंगे जाकर एक बार, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं जो एनडीए के बारे में सोच बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन्स एनडीए में ज़्यादा आते हैं। जेईई या नीट वालों में नहीं आते, बता दे रहे हैं। कहाँ क्या आता रहेगा बताते रहेंगे दुनिया में क्या चल रहा है। सब कुछ पूरा फुल हमारा विकास होगा यहाँ पर। चलिए वापस आते हैं। तो समझ गए ना? ये पता करके आना है कि अभी अमेरिका ने कौन-सा मिशन लॉन्च किया है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। 10-15 मिनट में पता हो जाएगा। कहीं वीडियो देख लेंगे यूट्यूब पे तो मिल जाएगा। चलिए वापस आते हैं। एस्ट्रोनॉमी हो गया। एस्ट्रोनॉमी के बाद में एक और बहुत ज़्यादा चर्चित साइंस है। क्या है? ईएस जानते हो? कंप्यूटर साइंस। सब कुछ के बाद में कंप्यूटर भी पढ़ लें, सॉफ्टवेयर भी पढ़ लें, गेम तो बना लें पबजी, फ्री फायर, टिकटॉक ये सब कैसे बनाया जाए? इसके लिए भी साइंटिस्ट तो अब आप अपना इंटरेस्ट ज़ाहिर करना है कि मुझे किस तरह का साइंटिस्ट बनना है। सबसे पहला पॉइंट जो जेईई वगैरह करना चाहते हैं कि क्या हम मैकेनिकल चीज़ों में जाना चाहते हैं? गाड़ी, कार, स्कूटर ये सब चीज़ें। कोई मैकेनिकल चीज़ें होती है, फैन वगैरह कैसे घूमना है, क्या चीज़ें? क्या केमिस्ट्री वगैरह में जाना चाहते हैं? क्या जियोलॉजी में जाना चाहते हैं? लिविंग बीइंग्स को पढ़ना चाहते हैं? या बॉटनी में जाना चाहते हैं? बॉटनी बोले तो हम जो नॉन लिविंग है उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं। या एस्ट्रोनॉमी मतलब जो स्टार्स वगैरह है, प्लैनेट्स वगैरह उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं। या तो कंप्यूटर साइंस। बात समझ गए? अब आगे आते हैं फिजिक्स के बारे में और भी, कि फिजिक्स वर्ड कहाँ से आया? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आते हैं फिजिक्स वर्ड कहाँ से पैदा हुआ? तो क्लास किस चीज़ की? फिजिक्स की। तो फिजिक्स वर्ड पैदा हुआ फूसस वर्ड से, FUSIS। इस वर्ड से फिजिक्स का जन्म हुआ। हाँ, फूसिस। और इस वर्ड का ये ग्रीक लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? ग्रीक लैंग्वेज है। और इस वर्ड का मतलब जानते हो? नेचर। इसका मतलब है नेचर। फिजिक्स में हम नेचर को पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे। जैसे अच्छा बताओ, न्यूटन को लगा कि एप्पल नीचे गिरा, तो नीचे ही क्यों गिरा? तो यहाँ पर कोई साइंस साइंस आई थी गिराने? नहीं। नेचर का नियम है, अर्थ का नियम है। अर्थ कहाँ थी? नेचर में आती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रही है। तो नेचर के बारे में जानना चाहते हैं। साधारण भाषा में बोले तो भगवान जो कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, इसमें अपनी गणित लगाना चाहते हैं। एक समय आता है भगवान की बातों को हम नहीं समझ पाते हैं। तो आदमी उसको क्या बोलता है जानते हो? मेटाफिजिक्स बोल देता है। क्या बोलता है? मेटाफिजिक्स। मेटा व्हाट्सएप चलता है ना, वैसा ही मेटाफिजिक्स बोल देता है। मेटाफिजिक्स का मतलब क्या है? जिस फिजिक्स के फिनोमिना आज तक सॉल्व ही नहीं हो पाए, तो क्या बोल दिया जाएगा? मेटाफिजिक्स। साइंटिस्टों ने बहुत सारी फिजिक्स को सॉल्व किया है, लेकिन बहुत सारी फिजिक्स को सॉल्व नहीं कर। तो फिजिक्स में हम लोग कहाँ की चीजों को पढ़ते हैं? नेचर की चीजों। भगवान ने जो किया है वो क्या किया है? क्या ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो भगवान की चीजों में हम अपनी दिमाग को बढ़िया लड़ाते हैं। ये रहता है। आप समझ गए? तो अब वापस आते हैं। फिजिक्स को हम अगर पढ़ें तो हमारे पास 2 तरह के फिजिक्स के पॉइंट्स मिलेंगे। फिजिक्स को 2 तरह से डिवाइड किया गया है और आगे तक। ये फिजिक्स के बारे में हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं कि फिजिक्स है क्या? फिजिक्स को अगर पढ़ें तो सबसे पहला पॉइंट मिलता है कि रिडक्शन इन फिजिक्स, मतलब फिजिक्स में बहुत सारी चीजें रिड्यूस कर दी गई। एक तो है रिडक्शन। रिडक्शन समझते हैं? इन फिजिक्स। फिजिक्स में चीजें रिडक्ट कर दी गई, कम कर दी गई, रिड्यूस कर दी गई, कम कर दी गई। एक यूनिफिकेशन इन फिजिक्स, मतलब कुछ चीजें यूनिफिकेशन कर दी गई। यूनिफिकेशन इन फिजिक्स में कुछ चीजें यूनिफाइड कर दी गई। अब कौन बच्चा बताएगा कि रिडक्शन इन फिजिक्स क्या होता है? रिडक्शन इन फिजिक्स क्या रहता है? कौन बताएगा? तो कह रहा था प्रोसेस इन विच द सिंप्लीफाई द प्रॉपर्टी और द लार्जर ऑफ अ लार्जर प्रॉपर्टी। यहाँ पर क्या नाम नाम समझते हो इसको? पढ़ने के लिए बहुत कुछ नहीं, बहुत जगह पर ऐसा होगा। रिडक्शन इन फिजिक्स का मीनिंग, जब हम लोग
फिजिक्स के बहुत सारी चीज़ों को, बहुत बड़े-बड़े फिनोमेना को छोटा-सा कर दें। वहाँ पे क्या पढ़ेंगे? जैसे एग्ज़ाम्पल, आपने पढ़ा है E इक्वल mc स्क्वायर। ये कौन-सी इक्वेशन है? आइंस्टाइन की इक्वेशन है। हाँ, आइंस्टाइन साइंटिस्ट है, उनकी इक्वेशन है और ये मास एनर्जी की इक्वेशन है। आपको लग रहा होगा ये इक्वेशन छोटी-सी है। हाँ, छोटी-सी तो है, बड़ी दिख रही है। भाई साहब दुनिया में जितनी भी एनर्जी है, किस तरह की भी एनर्जी है, चाहे वो एटम एनर्जी की बात क्यों ना कर दें, सब के सब पूरी दुनिया की एनर्जी इसके बिहाफ पे काम करती है। एटम बम भी इसी ये इक्वेशन छोटी कर दी गई है। इसका मतलब ये होता है रिडक्शन इन फिजिक्स। फिजिक्स में जो लार्ज फिनोमेना, बहुत बड़े फिनोमेना होते हैं, सिंप्लीफाई कर करके जरा सी वैल्यू निकाल दी जाती है। उसके अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग, मतलब वो चीज़ आप पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं रिडक्शन इन। और फिजिक्स में कुछ छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा कर दिया खींच खाच के। तो क्या हो जाएगा वो? यूनिफिकेशन ऑफ यूनिफिकेशन इन फिजिक्स। क्या अभी ये दोनों बात समझ में आई? अब आपके अंदर आना चाहिए, सर एक बात बताओ कि मुझे एक्साइटमेंट क्यों मिलना चाहिए, कि मुझे फिजिक्स ही क्यों पढ़नी चाहिए? ऐसा फिजिक्स में क्या है कि हम पढ़े? एक प्रश्न आना चाहिए तुम्हारे अंदर। व्हाई वी नीड टू रीड या स्टडी फिजिक्स? हमें फिजिक्स क्यों पढ़नी चाहिए? बताओ, कौन बताएगा? तो बताएगा? सर जी नींद आ रहा है। हाँ, ये थोड़ा-सा अभी लेसन्स नहीं स्टार्ट हुए ना, अभी जस्ट स्टार्ट होने वाले। सबसे पहले नीड क्यों है फिजिक्स? बताओ, अच्छा तुम लोग बताओ कि जो फिजिक्स है इसको कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं? बताओ। सबसे पहले 2 तरह की फिजिक्स पढ़ाई गई है। एक स्कोपिक और माइक्रोस्कोप। ये दोनों तो एक ही वर्ड है। एक देखो माइक्रो है, ठीक है? माइक्रो, हाँ। एक मैक्रो है और दूसरा क्या है? माइक्रो, हाँ। एक का नाम माइक्रो है। ये 2 तरह से फिजिक्स आएगी। एक मैक्रो, एक माइक्रो। आप अभी अभी तक तो आपने एक ही वर्ड पढ़ा था माइक्रो। इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? इसके अंदर एक क्लासिकल फिजिक्स पढ़ेंगे। ये क्लासिकल फिजिक्स का मतलब है जैसे जो नॉर्मल नेचर काम करता है उसको पढ़ते हैं। क्लासिकल फिजिक्स रहेगी, वो यहाँ पढ़ी जाएगी। बात समझ गए? इसे क्लासिकल फिजिक्स में तुम्हारे अंतर्गत आएगा जैसे जितनी मशीन्स हैं, मैकेनिक्स पढ़ेंगे हम लोग। अब आप बहुत सारे बच्चे जब जाएँगे, बड़े हो जाएँगे, ये क्यों बता रहे हैं? एक बार हमने एक बार का मतलब एक ही बार किया था बीटेक। 50 बार तो वैसे भी कोई नहीं करता है। बीटेक करने पहुँचे, तो एक बंदे ने पूछा मतलब तुम ब्रांच कौन-सी लोगे? ब्रांच क्या होता है भाई? जब हम तो कुछ पता नहीं उसमें, मैंने कहा ब्रांच क्या होता है? कहता मैकेनिक्स लोगे या आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स लोगे, इलेक्ट्रो डायनामिक्स लोगे या आप ऑप्टिक्स लोगे या आप थर्मोडायनामिक्स लोगे या आप वेव लोगे या आप ऑक्सीलेशन लोगे, इस तरह से। ऐसे ये चीजें आएंगी। जब जानकारी हो तब तो बता पाएंगे। इस तरह से ब्रांच आपको मिलती है। बहुत सारे बच्चे इसमें पॉलिटेक्निक करेंगे, वो भी ऐसे ही ब्रांच देंगे आपको। हालांकि उसमें छोटी ब्रांचें होती हैं, बीटेक में मिलती हैं। जेईई करने के बाद में ये तो पता होना चाहिए कि भाई जेईई कर रहे हैं तो ठीक है, अब ब्रांच कौन सी ले और क्यों ले? कोई ब्रांच ले तो क्यों ले? मैकेनिक्स में आपको जितने भी मशीनें हैं दुनिया में, जितनी भी मशीनें, साइकिल भी एक मशीन है, चाकू भी एक मशीन है, समझ रहे हैं? दुनिया में जितनी मशीनें हैं, उनके बारे में स्टडी करना है तो मैकेनिक्स ले लीजिए। थोड़ा सा स्कोप इसमें इसलिए रहता है कि
कि आजकल नई-नई मशीनें तैयार होती हैं, जैसे लाइट वेट गाड़ियाँ बनाई जा रही हैं। अभी देखा आपने टाटा ने कोई एक दूसरी गाड़ी निकाली, देखा था? क्या नाम था उसका? सरेरा करके कुछ था। तो वो 7 लाख में 8 लाख में कुछ आ गई गाड़ी। उसका लुक बहुत बढ़िया था। ऐसे दूसरी कंपनी ने कुछ निकाला डिफेंडर का कॉपी निकाला है। सिएरा हाँ, एक डिफेंडर का कॉपी निकाला गया है, एक पंच निकाली गई है। तो जिनको मैकेनिक्स की सही नॉलेज होगी, तो कम पैसे में ज़्यादा अच्छी चीज़ बना देगा, बेचेगा ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। वो सब पढ़ना है तो आप मैकेनिक्स में पढ़ो। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितनी करंट वाली चीज़ें पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो करंट से डर लगता है वो इसको ना पढ़े। कितने बच्चों को करंट से डर लगता है? 1 फिर लगता है और सभी लोग चिपक जाएँगे। यार एक अलग होता है, फ़ोबिया टाइप का नहीं होता है। तो एक बंदे का ऐसा कोई नहीं, करंट से डरना भी चाहिए। कभी करंट से दादागिरी नहीं दिखानी चाहिए। कभी भी चिपका लेगी, कभी छोड़ेगी नहीं। वो थोड़ा-सा ज़्यादा खतरनाक होती है। तो करंट से बचना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ले सकते हैं करंट वाली चीज़ें। ऑप्टिक्स में आइज़ को लेकर पढ़ना होता है, अधिकतर लेंसेज़ को पढ़ना होता है। लेंस, माइक्रोस्कोप ये सब पढ़ना होता है। लेंस कैसे काम करते हैं, मिरर कैसे काम करते हैं। मेनली लेंस को लेकर काम कर सकते हैं। लाइट रे और लेंस कहाँ पर? ऑप्टिक्स में। और इसके बाद में थर्मोडायनामिक्स, हीट के बारे में पढ़ते हैं कि जब अगर कोई भी चीज़ किसी तरह से मैकेनिकल हीट प्रोड्यूस करता है, तो थर्मोडायनामिक्स हो गया। वेव सब लोग जानते हैं वेव्स के बारे में और एक्सेलरेशन मतलब कोई बॉडी जब मूव करती है, किसी एक टाइम पीरियड में सेम डिस्टेंस मूव करती है, उसको एक्सेलरेशन में पढ़ते हैं। इस तरह की चीज़ें यहाँ क्लासिकल ये क्लासिकल फिजिक्स है, ये सब होता है। और ये माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में आता है। जो माइक्रो है, उसकी बात करें, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये खतरनाक है। ये मॉडर्न फिजिक्स ये मॉडर्न फिजिक्स। कितने बच्चे मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं? सबको मज़ा आता होगा। मॉडर्न में सबसे पहले क्या आएगा? ज़रा बताओ, थिंक करो, बताओ बिटिया? हुँ, लो भाई, आज के समय में अगर इनको छोड़ दिया जाए, तो क्या चीज़ें दिखाई पड़ती है जो साइंस को रिलेट करती होंगी? पेन, बताओ, कोई भी दिलचस्प जैसे कि न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं एटम बम वगैरह कैसे बारूद कैसे बनाना है आज का समय का? नहीं है? तो एक तो हो गया न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स। भाई सबसे पहले लोगों ने जान लिया भाई क्या-क्या चीज़ें होती हैं। अब उसके अंदर घुसना चाहते हैं। एक और, दूसरा है न्यूक्लियर और न्यूक्लियस फिजिक्स। हाँ, दोनों अलग है। वापस, कह रहा है कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट है वो है क्यों? अब पहले लोगों ने जान लिया है भाई मशीन है, ठीक है। अब वो सॉलिड क्यों है? ये बताओ। क्या रीज़न है कि वो सॉलिड है? आपको लग रहा होगा ये यार पढ़ के क्या उखाड़ लेंगे? वो सॉलिड है तो सॉलिड है। अगर ये ना पढ़ते तो बर्फ और पानी का कभी मतलब नहीं समझ पाते। अगर वो मतलब ना समझ पाते तो कभी तुम्हारे घर में फ्रीजर नहीं होता। और फ्रीजर नहीं होता तो पानी ऐसे ढकाते, पानी पी रहा हूँ मैं। कभी उसको बर्फ में कन्वर्ट ही नहीं कर पाते। भाई उस बंदे ने पढ़ा ना कि कोई भी चीज़ सॉलिड है तो क्यों है? लास्ट जब हमने पढ़ाया था आपको। समझ गया उसके जो कंपोनेंट है वो नियरेस्ट कर देना है उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो कैसा होना चाहिए? बहुत हाई होना चाहिए। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम। तो उसी पानी को तो जमा दिया ना भाई। तो ये चीजें तुम्हारे पास यहाँ मिलती है सॉलिड फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ये हो गया फिजिक्स का एक और पॉइंट। एक पॉइंट न्यूक्लियस न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं मोलिकुलर। तो मोलिकुलर का मतलब है तो मॉलिक्यूल्स होता है वो कैसा होता है, क्या होता है, वेट क्या होता है, कैसा काम करता है। पर मॉलिक्यूल्स नहीं समझे। मोलिकुलर फिजिक्स। आइए मॉलिक्यूल्स की बात बताएं कैसे। कुछ लोगों ने इतना पढ़ा कि भाई इंसान जन्म ले गया है। इंसान है तो दो ही तरीके का होगा, ये मेल या तो फीमेल।
चल रहा है, चल रहा है। फिर कुछ लोग और होशियार हो गए, नहीं कितना वेट होना चाहिए, कितना वेट नहीं होना, कितना हाइट होना चाहिए, जिम जाने लगे ना। तो जिस तरह से वो अपने आप को बना रहे हैं, वैसे ही भाई सॉलिड तो था, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसका, इससे वो बन रहा है, मॉलिक्यूल्स कैसा वो बना, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो क्या काम करता है। अब ये मॉलिक्यूलर बारे में आ जाए, समझ गए। इसके बाद में आ जाएगा तुम्हारे पास में हाई एनर्जी फिजिक्स, मतलब एनर्जी को लेकर, तो हाई एनर्जी है उसको कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, और एनर्जी के चक्कर में देख रहे हो, लाइट गोल कहीं कुछ गोल, एनर्जी के बारे में पढ़ना आप। इसके साथ साथ में रिलेटिव कराए कि स्पेशल रिलेटिव, मतलब कि कोई भी चीजों को कैसे रिलेट कर सकते हैं। स्पेशल रिलेटिव मतलब होता है, उसको बोलते हैं स्पेशल रिलेटिविटी। हाँ, मतलब जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, रिलेट करते हैं, तो कैसे काम करते हैं, ये चीजें पढ़ना। और उसके बाद में और बहुत सारी चीजें मिलेंगी, प्लाज्मा हो गया, स्पेस हो गया, ऐसे बहुत अच्छी मिलेंगी, तब आपको मॉडल फिजिक्स आता है। तो अपना इंटरेस्ट देखना है। बहुत सारे साइंटिस्ट फेमस हुए, वो साइंटिस्ट का नाम हम नहीं बताएंगे, नोट्स में लिखे, पढ़ लेंगे। आइए, अब सबसे पहला पॉइंट, यहां से फिजिक्स स्टार्ट। नेचर के अंदर फंडामेंटल फोर्स क्या होता है, कौन बताएगा। फंडामेंटल फिजिक्स फोर्स इन नेचर, फंडामेंटल फिजिक्स, फंडामेंटल फिजिकल फोर्स इन नेचर। आपने देखा है कि नेचर भी कुछ ना कुछ काम करती रहती है। तो नेचर में जो फोर्स आते हैं वो कितने हैं, या कौन कौन से फोर्स नेचर में आते हैं, कोई बताएगा। सबसे पहला तो पॉइंट होना चाहिए, सर ये बताओ फोर्स क्या होता है। कौन बच्चा बताएगा फोर्स क्या होता है, फोर्स होता क्या है। फिर नेचुरल फिजिकल फोर्स जानेंगे। बताओ फोर्स क्या होता है। तो पुश एंड पुल एनी ऑब्जेक्ट, दिस इज फोर्स। फोर्स हो गया, बताओ, ले पुश कर दिया, फोर्स हो गया। फोर्स हो गया क्या, बताओ। फोर्स क्या है, क्लास 7th में आप पढ़ कर आए हैं, तो पुश एंड पुल वही बता दिया। क्लास 7th नहीं, क्लास 11th, सही बताया आपने। फिलहाल और कुछ बताओ। अच्छा, एक चीज इसी में निकालते हैं, अगर किसी चीज को हम पुश कर रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी यूज कर रहे हैं या अलग से एनर्जी लगा रहे हैं, या पुल कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी यूज कर रहे हैं, या अलग से इसको पुल करने का प्रयास कर रहे हैं, अलग से। तो फोर्स होता है एक्सटर्नल कॉज, एक बाहरी कारक, एक्सटर्नल कॉज that try to change the shape, state or anything of object, may be change, may be not change, गलत हो सकता है, समझे। फोर्स एक ऐसा रीजन है जो एक्सटर्नल होता है, बाहर से, और वो उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने का प्रयास करता है। इसको बोल सकते हैं क्या हम लोग, एक कोई एक्सटर्नल, एक कोई एक्सटर्नल कॉज तो करता क्या है, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को चेंज करने का प्रयास करता है, ऑब्जेक्ट की स्टेट को, ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने का प्रयास करता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स कहते हैं। समझ गए। अगर बॉडी मोशन में है, रोक देती है, उसकी मोशन को बढ़ा देती है। इस तरह से तुम्हारे पास में यहाँ पर 3 से 4 फोर्स मिलेंगे, 4 फोर्स तो नेचर में एग्जिट करते हैं। एक पहला फोर्स मिलेगा नेचर में। अच्छा, कौन सा फोर्स एग्जिट करता है तुम्हारे हिसाब से, नाम सुने होंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। एक फोर्स आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो नेचर में एग्जिट करता है, क्या नाम उसका,
ग्रेविटेशनल फोर्स ये है, ये नेचर में एग्जिस्ट करता है। ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स जानते हो क्या होता है? दो प्लैनेट के बीच में लगने वाले फोर्स क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। दो प्लैनेट्स के बीच में लग रहा हो, तो ये तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। प्लैनेट में जो फोर्स लग रहा है, इसे इंसान ने लगाया जाकर पहले से लगता है, नेचर वाइज है। नेचर का फोर्स हो गया। एक और फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है, वो कह रहा है कि जब भी कोई मैग्नेट होते हैं, वो कहीं ना कहीं फोर्स करते हैं। तो मैग्नेट का फोर्स, इंसान ने बोला कि भाई फोर्स लगा, बताओ क्या उनका खुद का नेचर होता है कि वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट या रिपल करते हैं? मतलब नेचर के अंदर ये लाई करता है। ये होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग, इसको हम या तो थर्ड नंबर पे बोले न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स ये दो तरह का होगा, एक स्ट्रॉन्ग होगा, एक वीक होगा। अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स समझते हैं आप लोग? बताओ, न्यूक्लियर फोर्स समझते भी हैं, नहीं समझते? अच्छा बताओ, ये जो अभी कल पढ़ाया था, कोई भी सॉलिड चीज है, ये मोबाइल है, इसका कुछ ना कुछ एक न्यूक्लियस होगा। हम पढ़ कर आए हैं, दुनिया में एटम जो होते हैं, वो स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं। अंदर एक जो हिस्सा होता है, तो न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसके अगल बगल इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। यही तो पढ़ा हम लोगों ने, क्या यही पढ़ कर आए हो? तो बताओ मेरे भाई, फिर इलेक्ट्रॉन भरे हुए, अगर ये न्यूक्लियस फोर्स ना लगाए, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के ना रखे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? भाग जाएंगे। इलेक्ट्रॉन अगर बिखर जाएंगे, भाग जाएंगे, तो क्या कोई एटम या कोई भी मैटर तैयार हो पाएगा? ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दुनिया में कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब जो न्यूक्लियस होता है, वो फोर्स लगाता है। दो तरह का फोर्स होगा, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, एक जितना भी कोई चीज आए, लकड़ी है ना, उसका भी एक न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस के अंदर वो कंबाइन करके बैठा हुआ है, सॉलिड स्टेट के पास वही चीजों को कंबाइन कर रहा है, खींच रहा। हम उसको ऊपर फोर्स लगाते उसको ब्रेक कर, लास्ट वाला पढ़ेंगे आप। अब सबसे पहले मुझे बताओ, हमने बता दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, बताओ। हाँ भैया, अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? The force which is applied between the two objects of planets due to their masses is known as the gravitational force. जब कभी भी दो हमारे पास में कोई दो ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट और प्लेनेट हो, इनके बीच में तो फोर्स लगता है, तो क्या बोलते हैं? एक बात सुनिएगा ध्यान से, पूरी अर्थ जो है, थोड़ा सा मन से पढ़ने का प्रयास करो, अर्थ जो है वो सन से अट्रैक्ट हो रही है, सन उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इतना ज्यादा फोर्स लगा रहा है कि अर्थ उसके चारों ओर घूम रही है, बिना डोरी से, कितना था। और दुनिया का सबसे फोर्स यही होता है, समझे? अब ग्रेविटेशनल फोर्स फिजिक्स के हिसाब से वीक फोर्स होता है, और ये वीक फोर्स अर्थ को लटका कर रखा हुआ है हवा में। अब सोचो, इसके अलावा जो फोर्स होंगे वो कितने। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? वीकेस्ट फोर्स होता है इन फिजिक्स। फिजिक्स में सबसे वीकेस्ट फोर्स इसको बोल सकते हैं, वीक ही नहीं बल्कि वीकेस्ट फोर्स, सबसे कम फोर्स लगता है। आप सोचो इसके अलावा जो फोर्स होंगे,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कितना तेज होगा। अब दूसरा पॉइंट आते हैं, कहता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब आप सोच रहे होगे हमारे पास इतनी ताकत होती, आप मैग्नेट को, जो मैग्नेट है चिपका कर हटा देते हो, दूर हटा देते हो। अर्थ और सन को उठा के आओ जाओ, ये अर्थ रही, ये सन रहो, ये रहा, वो हनुमान जी बन जाओ, सन को उठाओ खा लो। कर पाओगे? कर पाओगे? उससे तेज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और सर जी हम तो उसको ऐसे पकड़ के उठा देते हैं, हम में उसके उससे ज्यादा ताकत है ताकत ज्यादा। एक फिनोमेना आपको याद होगा, जब एमआरआई कराने जाते हैं लोग, सुना होगा, सुना है? एमआरआई जानते हैं बच्चे क्या होता है? सीटी स्कैन या एमआरआई जानते हैं? सीटी स्कैन तो खोपड़ी के लिए होता है, एमआरआई जो होता है पूरी बॉडी की हड्डियों की जांच के लिए, एक्सरे ही होता है वो। एक मशीन देखी है आप लोगों ने? कितने बच्चों ने नहीं देखी एमआरआई की मशीन? एक बच्चे ने। और अक्सर देखिए, आया ना, आओ ध्रुव, देखिए, आपने आपने देखा होगा कि जो मशीन होती है वो ऐसी बड़ी सी मशीन होती है, और इसके अंदर एक ऐसे क्या बोलते हैं जिससे मरीज लिटाया जाता है, स्ट्रेचर होती है, आदमी को उस पर लिटाया जाता है और फिर इसको मूव करके अंदर धकेल दिया जाता है, और ये पूरा इस तरह का बना होता है ऐसे, और इसमें पूरे में मैग्नेट लगा होता है। और तुमको बता दें, जब ये किया जाता है, ये प्रोसेस जो होता है, इस प्रोसेस के दौरान आदमी से बोला जाता है साफ साफ कि आपके पास में कोई भी मैग्नेटिक को इफेक्ट करने वाली, मैग्नेट को इफेक्ट करने वाली घड़ी, वॉच, मेटल की कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। पॉइंट नंबर दूसरा, एक आदमी को यहाँ खड़ा किया जाता है, कहा जाता है उसके पास भी कोई मेटल नहीं होना चाहिए, बेल्ट भी नहीं होना चाहिए। आपने बेल्ट अगर पहन के रखी ना, कुंडा होता है, और तुम यहाँ खड़े हुए, अगर ये चालू हो गई, फट से खींच लेगी तुमको अंदर, भाई साहब गए तुम। बहुत तेज खींचती है। अगर हम क्या कहते हैं, देखें उसको, तो ये मैग्नेट की पावर है, और मैग्नेट की पावर इतनी, इसलिए सबको समझा के हो रहे हैं, ताकि सिलेबस में नहीं आएगा, हम पढ़ा तुमको अलग से रहे हैं, सिलेबस में जाने वाले बताएंगे। मैग्नेट की पावर इतनी ज्यादा होती है, दुनिया में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन अभी चाइना ने शायद बनाई है, और चाइना जो ट्रेन बनाई चलती क्या है जानते हो? केवल मैग्नेट से चलती है, केवल रिपल्सन से चलती है, कोई फ्यूल नहीं। जापान के पास में बुलेट ट्रेन का औहदा था कि वो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन थी, और उसके बाद में चाइना ने अभी बना दिया, तो उससे तेज चलती है। तो 0.008 सेकंड में, 0.008 देख लीजिएगा एक बार, कितने सेकंड में 100 मीटर, एक सेकंड से बहुत कम। चलिए तुमको हम एमआरआई वाला दिखाते हैं, देखिए। Travel to Mexico to get in an MRI, just make sure to remove your watch or any object from your course that can assist you with this, but just make sure to remove because the chamber will create a lot of magnetism back metallic like in the image. Stay safe. वाला दिखाए, Travel to Mexico to get in a केवल चलो 1 2 3 को दिए। someone is undergoing an MRI scan, getting a magnetic field. And if there is another person present, it will prove abnormal. The body, some implants can also
problems after using one way of life because it doesn't get property. देख पा रहे हैं? अगर हड्डी में भी अगर वो लगे स्क्रू, वो तक निकल जाएगा भाई साहब, बहुत खतरनाक होता है, इतना तेज मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा तेज फोर्स होता है और इतना उतना ज्यादा नहीं होता है। तो पता है कितने टाइम्स ज्यादा होता है? ये 10 की पावर 36 टाइम्स ज्यादा होता है। 10 की पावर 36 जानते हो? 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 10,000, आगे लैख, 10 लाख, इसमें नहीं गिनती आती है। समझ रहे हो? 36 जीरो लगाने पड़ेंगे बाबू। हाँ? कितने टाइम्स जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, कितने टाइम्स इससे तेज होता है। तुमको जानकारी नहीं होगी, इसी की वजह से एस्ट्रोनॉट्स जो आते हैं, आपने सुना होगा एस्ट्रोनॉट आ रहा है, धरती पे गिरेगा, बूम, खत्म। साइंटिस्ट लोग सैटेलाइट भेजते हैं, एस्ट्रोनॉट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं या तो किसी दूसरी डायरेक्शन में भेज देते हैं। नहीं समझे? फुटबॉल आ रही बहुत तेजी से, तो वो करते क्या है कि एक दूसरी हवा इतनी तेज मारते हैं कि जो बॉल आ रही थी वो ऐसे ना आकर यूं बेंड हो जाए। हवा मारते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। वो सब होता किससे है? क्योंकि जो एस्ट्रोनॉट्स आ रहा था वो अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से आ रहा था। हम जो फोर्स लगाएंगे उससे बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसको किसी न किसी दूसरी डायरेक्शन में बेंड कर देगा, घुमा देगा, तब जाकर हम लोग बच जाते हैं। क्यों? धरती 2026 में खत्म होने वाली थी, 26 में खत्म नहीं हुई है। आई बात समझ में? बहुत खतरनाक चीजें हैं भाई दुनिया में। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स की अगर बात करी जाए, अब पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स। यस, न्यूक्लियर, हाँ। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? क्या है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूक्लियर पार्टिकल होते हैं, न्यूक्लियर पार्ट इससे भी तेज, एमआरआई वाले से भी तेज, ज्यादा फोर्स में जो ऑब्जेक्ट दुनिया का जितना भी ऑब्जेक्ट, वो अंदर से पार्टिकल्स को खींच के रखा, नहीं दूसरे को पकड़ के रखा, टूटेगा नहीं भाई, झुकेगा नहीं, जमीन टूटेगा नहीं, वो फोर्स ज्यादा होता है। और ये कैसे हुआ? लकड़ी को तो ऐसे मार दो टूट जाता है, डायमंड को तोड़ो। तो काइंड ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है ना। डायमंड्स को तोड़ के दिखाओ। डायमंड को दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मेटल, सॉरी, सब्सटेंस बोला गया है, क्यों? बताओ क्यों बोला गया है? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स का जो पढ़ाया था, कि मॉलिक्यूल्स इतना ज्यादा अट्रैक्ट होते, इतने पास में, तोड़ के दिखाओ मुझे, टूटेगा नहीं। वो टूटता नहीं है। टूट क्यों नहीं रहा है? उसके अंदर क्या घुसा है? मॉलिक्यूल्स या न्यूक्लियस, उनके बीच का फोर्स घुसा है ना, क्यों लगा है? बताओ। नहीं, कुछ नहीं, वो उसको काट सकते हो। हाँ, पानी से कटता है, दिखाया था 10th वाले ने, एक आधे वीडियो थे, लेकिन वो रियल वीडियो नहीं थे। पानी से काटता है, प्रेशर फोर्स, नॉर्मल नहीं करता है। और हीरे से हीरा ही कटता है, हथौड़े में घुस जाएगा। हथौड़ा उसके ऊपर मारोगे तो खुद ही उसके अंदर घुस जाएगा चीर कर। छोड़ो बाबू, समझ रहे हैं? न्यूक्लियस फोर्स बहुत है, इतना ही नहीं, ये 100 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है ना, उसका 100 टाइम्स होता है। सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? इसे समझ में आ रहा है कि दुनिया में फोर्स होते हैं और इससे ज्यादा फोर्स ये काम कर सकते हैं। तो हम किसी चीज को ऐसा बनाए तो ऐसा हो सकता है। वो जो एमआरआई मशीन बनाई थी, वो ऐसी बनाई गई, वेव्स छोड़ेगा, इतना खतरनाक वेव्स छोड़ेगा,
सारी एक्यूरेट, बिल्कुल 100% एक्यूरेट हड्डी, जरा-सा भी टूटा होगा तभी पता चल जाएगा। बाकी एक्स-रे और होते हैं, उससे पता है हड्डी टूटा पता चल रहा है, हाँ, जब बहुत से टूटा है, अलग हो गया है। एक क्रैक हड्डी को निकाल देता है। करता क्या है, क्रैक हड्डी निकाली कैसे गई? तब कैसे? फ़ोटो खींच के छाप से फ़ोटो खींचे, ऐसा नहीं होता है। वेव्स भेजी जाती हैं, वेव्स, समझ लो अंधेरा होता है, और अंधेरे में हाथ चलाना है। यहाँ कोई पड़ गया, यहाँ कुछ है, हटो, समझे? आप ऐसा हटा के दूसरे हट जाओगे, तो वेव्स जा रही थी ऐसे, टकरा गई, या यहाँ से निकल गई, एक हड्डी थी ऐसे, एक हड्डी थी ऐसे, ठीक है? और ये हड्डी यहाँ से थोड़ी-सी टूटी, वेव्स फेंकी गई, यहाँ जाकर रुक गई, ये खच से अंदर एक चली गई, खच, ये वेव अंदर चली गई बाबू, नहीं टूटा है। वो अपनी तरफ से इमेज फ़ॉर्म कर देगी, इमेज नहीं, एक लाइनिंग बना देगी, दिखाई पड़ जाएगा, भई यहाँ पर हड्डी टूटा है। अब कुछ वेव्स होती हैं, बिल्कुल पतली जगह में घुस ही नहीं पाएँगी, एक्स-रे वाली, नहीं कुछ नहीं टूटा है, दर्द होता है, बहुत डॉक्टर को दिखा चुके हैं, जाओ एमआरआई करा के लाओ, ये बहुत महँगा होता है ऐसा कि नहीं होता है? तब समय डॉक्टर कहता है जाओ एक्स-रे करा लो, एक्स-रे में कुछ नहीं निकलता है, डॉक्टर कहता है एमआरआई करा लो, लगभग 5 से 6,000 की होती है कम से कम ऐसी फीस रहती है। फिर आप कहते हो इतना महँगा कैसे हो पाएगा? आप उसी दर्द में ही काम चला लेते हैं, ठीक है चलने दो ऐसे ही, और हड्डी कुछ दिन बाद सही होती रहती है। हमने पढ़ाया है बायो, या हमारी बॉडी जो होती है रिपेयर होती रहती है। दवाइयाँ जो होती हैं, वो केवल एंटीबायोटिक होती हैं। एंटीबायोटिक का मतलब है, केवल आपके बाहर से आप अटैक नहीं होने देंगे, बाकी सही करने के लिए हमारी बॉडी बहुत अच्छी होती है, ऑटोमेटिक खुद को रिपेयर करती रहती है। आप सोचते हैं कि जैसे हमारा पेट चला जाए, तो इसको खत्म करना है, हम कोई दवा खा लें खत्म हो जाएगा, दवा खाने से एक काम हो सकता है कि हम जो खाते हैं, जैसे कि सब फैटी चीज़ खाते हैं, तो भूख लगना बंद हो जाएगा। भूख कम लगेगा, हमारी बॉडी क्या करेगी कि अंदर के फैट को यूज़ करेगी। काम तो करना है, तो बॉडी की फैट को यूज़ कर लेगी। जब बॉडी के फैट को यूज़ कर लेगी, तो फैट धीमे-धीमे यहीं से जाने लगेगा। एक्सरसाइज करेंगे, कुछ कैलोरी हमने वो बर्न कर दी एक्सरसाइज करने में, वो फैट खत्म हो गया। जब फैट ही खत्म हो जाएगा, तो ये भी फैट खत्म हो जाएगा। ये काम होता है, आपको लगा नहीं दवा से, दवा कुछ नहीं, कोई दवा कोई काम नहीं करती। केवल वो आपको रिस्ट्रिक्ट करती है, रोक करती है। समझ गए? वापस आते हैं। भैया एक तो स्ट्रॉन्ग हो गया, जो वीक होता है वो रेडियो एक्टिव वगैरह बेस होते हैं, उनमें काम करता है। आइए, अब हमारे फिजिक्स में 1-2 पॉइंट्स पूछे आते हैं। नेचर ऑफ द फिजिकल लॉ, ये आपके क्लास में पूछे जाने वाली चीज़ें। क्या? नेचर ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। तो फिजिकल लॉ है, उसका नेचर क्या हो? तो फिजिकल लॉ जो होगा, इसमें सबसे पहला नेचर होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उसको कंजर्वेशन का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जानते हैं आप लोग? एक सबसे पहला आपका ये पूछा जाएगा आपसे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कंजर्वेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? कंजर्वेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, बताओ कौन बताएगा? हाँ बिटिया, जैसे एक वर्ड कहीं फिजिक्स में लिखा मिल जाए, या कहीं लिखा मिल जाए, कंजर्वेशन, इसका मतलब लिख देना है, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी नॉर बी, नाइदर भी लिख दो, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ना तो इस चीज को दुनिया में बना सकते हो, ना ही खत्म कर सकते हो। तो पहला नियम होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या चार्ज, दुनिया का जो भी चार्ज है, ये लाइट है, खत्म नहीं कर सकते।
आपके अंदर आ रहा होगा सच एक बात बताओ, कि लाइट खत्म नहीं कर सकते, तो बैटरियाँ कैसे खत्म हो जाती है मोबाइल की? क्या बिजली बिल का बिल क्यों आ जाता है हमारे यहाँ? बताओ? अगर बताओ लाइट खत्म नहीं कर सकते तो बिल क्यों आ जाता है? हाँ? ये सरकार हमको दे देती है, हम दे देते हैं सरकार को, बस खत्म बात। वो आता ही नहीं पूछते। कोई बताएगा? आता इसलिए है क्योंकि जो चार्ज था उसको ट्रांसफर कर सकते हैं वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लाइट को हमने एनर्जी के फॉर्म में बदल लिया, एनर्जी का हम लोग यूज़ कर लिया, बदला गया है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, समझे? जो आपकी लाइट आ रही थी, चार्ज आया था उसको लाइट के फॉर्म में हमने चेंज कर लिया, कन्वर्ज कर दिया। तो ये वाला तुम्हारे क्लास में पूछा जा सकता है। बताओ, अगर पूछेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बताओगे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इलेक्ट्रिक चार्ज नाइदर बी इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी और भी समझ गए? बस इतनी सी बात लिखना खत्म हो गई। अब दूसरा पॉइंट हमें बताना नहीं चाहिए, कुछ बता दोगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताओ, बताओ, बताओ। हाँ, बिल्कुल सही। इसको भी ना तो बना सकते ना तो ट्राई कर सकते। अगला पॉइंट मास की बात करें, बताओ मास को बना सकते हो क्या? जब कोई बॉडी है उसके मास को कम कर सकते हो, वो किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो मास बना नहीं सकते, फैट बढ़ गया कैसे? आपके अंदर आना चाहिए। या कोई व्यक्ति इसके बाद में सही हो गया कैसे? भैया उसने उस एनर्जी को मास को एनर्जी में कन्वर्ट करके वेस्ट कैलोरी में। जिम वाले बच्चे जानते हो, जब जिम में ज़्यादा वर्किंग करते हैं तो कैलोरी रिड्यूस होती है बॉडी से। अब अगला नहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन में आएँगे, कुल नहीं कुछ नहीं बोलना है, केवल एक ही काम बोलना है क्या? उनको ना तो बना सकते ना तो ट्राई कर सकते। ये यहाँ तक हो गया खत्म। वापस अब हमारे पास में जो कल लास्ट डे पढ़ाया था आपको फिजिकल क्वांटिटी वो आ जाए। तो बताओ यहाँ से क्लास 11th स्टार्ट होने वाली। अभी तक जितना भी था सब का सब केवल ये फिजिक्स के बारे में जानकारी थी छोटी, मैं दिमाग में आनी चाहिए। अब आता है सबसे पहला पॉइंट जो लास्ट टाइम पढ़ाया था। कितने बच्चे बताएंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? बताओ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? हाँ, एक ऐसी क्वांटिटी जिसको नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो। क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड बाय न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स के लिए किसी जगह से लिख सकते हो। तो लिख सकते हो, इसको माप सकते हो, इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। और इसको हमने आपको पढ़ा रखा है, 2 तरह की होती है। एक क्या होती है? फंडामेंटल होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी। और दूसरा क्या होती है? डेराइव क्वांटिटी होती है। फंडामेंटल हमने पढ़ा रखा है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती है। डेराइव वाली जो फंडामेंटल से मिलकर बनी होती है। पढ़ाया था हमने आप लोगों को। तो वहाँ से और ये वाला रिलेट हो चुका है, दोनों कंबाइन कर लेंगे। अब नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। जय हिंद। आज नहीं